मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को ध्यान रखते हुए बन रहा है ताकि किसी को परेशानी ना हो। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को शांति से पूरा कंप्लीट देख लेना ताकि आप इसके पीडीएफ को आंसर के साथ में डाउनलोड कर पाएँ। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे 1929 का कांग्रेस अधिवेशन निम्न में से कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था अधिवेशन लाहौर में, और ये जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 31 दिसंबर 1929 को। अगर डेट पूछ ले तो आप या सन पूछ ले तो आपको ये याद होना चाहिए, आप याद कर सकते हैं। तो यहीं पर पूछा गया आपसे वेयर वॉज द कांग्रेस सेशन ऑफ 1929 हेल्ड, तो इसका आंसर जो है लाहौर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है जर्मन बलूत किस का प्रतीक है। तो ये है बहादुरी का प्रतीक, ठीक है। तो व्हाट डज द जर्मन ओक सिंबलाइज, तो दैट इज हेरोइज्म, ठीक है। यहाँ पर ए ऑप्शन, आपका डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि यहाँ पे थर्ड एमसीक्यू पूछा गया है। इसी तरह का पैटर्न रहेगा, आपको ध्यान रखना है। जो पैटर्न है पूरा का पूरा मैंने आपके लिए इसके लिए वीडियो ही बना रखा है कि किस टाइप का पैटर्न बनता है आपका और किस टाइप का पैटर्न आएगा, क्योंकि इस बार राजस्थान बोर्ड ने आपका सिलेबस चेंज कर दिया है, एनसीईआरटी में लागू कर दिया है, और एनसीईआरटी पूरे देश में लागू कर चुके हैं बोर्ड के द्वारा, तो आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है। तीसरा क्वेश्चन है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्थान की स्थापना की गई। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संस्थान जो है उसको बनाया गया था, ठीक है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पूछा गया आपसे लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो लौह अयस्क जो है अनवीनीकरण योग्य यानी नॉन रिन्यूएबल जो है ये संसाधन है, रिसोर्स है, क्योंकि ये आप जो है लोहा जितना खर्च करते जाएंगे पृथ्वी के गर्भ में है और इसको करोड़ों साल लगते हैं बनने में, तो ये आपका समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन पूछा गया इनमें से किस राज्य में मरुथली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। तो सभी को पता होगा, आप उसी राज्य में विद्यमान हैं। राजस्थान में जो है मरुस्थली मृदा यानी कि डेजर्ट मिट्टी पाई जाती है, डेजर्ट सॉइल पाई जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी। तो ये की गई थी सन 1973 में, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज स्टार्टेड 1973। उसके बाद में सातवां जो क्वेश्चन है श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। तो सन 1948 में इसको एक इंडिपेंडेंट जो है घोषित किया गया था, श्रीलंका एन इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपका 8 नंबर केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी अधिकारों को कितने हिस्सों में बांटा गया है। तो सभी को पता होगा कि जो लेजिस्लेटिव पावर है वो डिवाइड किया गया था 3 चीज़ों में, जिसमें आपका आता है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके बाद आते हैं 9th क्वेश्चन पे। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है किससे होता है। तो हमारा अभिप्राय जो होता है समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाओं से, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट करेंगे। अनइक्वल रोल असाइन टू मैन एंड वुमेन बाई, यहाँ पे जो आपकी भूमिकाएं है ना, तो यहाँ पे ये कई कई जगह जब मॉडल पेपर होता है तो इसमें भी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, बी ऑप्शन करेक्ट करना आपको। इसके बाद में मध्य आय वर्ग वाला देश है। तो मध्य आय जो है वो सबसे ज़्यादा जो मतलब उसका अगर इन ऑप्शंस की बात करें तो उसमें इंडिया शामिल होगा, भारत। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। तो औद्योगिक क्षेत्र जो है सेकेंडरी सेक्टर को कहते हैं, यानी द्वितीय क्षेत्र को कहते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 12 नंबर एमसीक्यू विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है, तो उसको क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो सबसे पहला अफ्रीका में खालिस्तान नामक बीमारी सबसे पहले 1980 के दशक के आखिरी सालों में दिखाई दी। तो वो उसका नाम था रिंडरपेस्ट, जो कि आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सोल्यूशन है, तो दोनों का आंसर मैंने लिखा है। उसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन है भारत के कुल खालिस्तान प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन स्थित है। तो लगभग 21.67 यानी कि 21.67% जो है वो आपका जो जोग्राफिकल जो है वो आपका फॉरेस्ट सिचुएटेड है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसमें पूछा गया आपसे वर्ण व्यवस्था खालिस्तान अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है, तो उसको हम बोलते हैं वर्ण व्यवस्था यानी वर्ण सिस्टम। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्तर और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। ध्यान रखना है मानव विकास रिपोर्ट किसको, प्रति व्यक्ति आय को भी इंक्लूड करती है, पर कैपिटा इनकम, ठीक है। इसके बाद में किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित अंतिम
सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जो है उसको हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को खालिस्तान कहते हैं, तो उसको विदेशी निवेश कहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है एमएनसी द्वारा जो है जो भी निवेश होती हैं। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अब आपके प्रश्नों के उत्तर देने एक शब्द या 2 शब्दों में या फिर एक पंक्ति में। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है इसमें पूछा गया आपसे गिरमिटिया शब्द से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर जो गिरमिटिया शब्द है वो क्या होता है, तो आपको पता होगा कि 17वीं शताब्दी में जो अंग्रेज आए थे उन्होंने आम भारतीयों को एक एक रोटी के लिए मोहताज कर दिया था। फिर उन्होंने गुलामी की शर्त पे उन्हें विदेश भेजना शुरू कर दिया और इन्हीं मजदूरों को जो है गिरमिटिया कहा गया। इसके बाद में आपका नेक्स्ट, इसका इंग्लिश वर्जन भी यहाँ पे लिखा है, यानी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स इस आंसर को कॉपी कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट जो है, वीटो निषेधाधिकार किसे कहते हैं। तो वीटो का मतलब है निषेधाज्ञा यानी कि निषेध अधिकार अर्थात मना करने की शक्ति, अर्थात किसी प्रस्ताव को पारित होने से रोकना। सिंपल आप इतना भी लिख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है जो सुरक्षा परिषद, जहाँ पर ये प्रस्ताव पेश किए जाते हैं, और तो यहाँ पर जो सुरक्षा परिषद है वो अपनी भूमिका निभाता है, उसको पास करना है या फेल करना है, यानी कि वो चीज़ लागू होगी या नहीं होगी वो चीज़। इसके बाद में जो यहाँ पे इंग्लिश वर्जन है इसका, व्हाट डू यू मीन बाय वीटो, तो यहाँ पे लिख दिया हमने। यह कथन किसका है, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये मैटरनिक का है। ये क्वेश्चन बार बार 3-4 सेट में पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके लिए ध्यान रखना है। बाढ़ नियंत्रण हेतु कोई एक सुझाव बताइए। तो कोई भी सुझाव आप दे सकते हैं। नदियों पर बांध बनाना, यानी कि बाय बिल्डिंग डैम्स ऑन द रिवर्स। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया आपसे, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य के कर्तन दहन कृषि को क्या कहते हैं। तो उसको हम झूम खेती या झूमिंग जो है एग्रीकल्चर कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसी एक रेशे वाली फसल का नाम बताइए। तो किसी एक रेशे वाली फसल का नाम आप जूट लिख सकते हैं, फाइबर क्रॉप। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बेल्जियम ने सन 1970 से 1993, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको सही कर लेना, 1970 से 1993 के बीच कुल कितने संशोधन किए। तो उन्होंने 4 संशोधन किए थे, ताकि लोगों तक जो है अच्छी सुविधाएं, अच्छी चीज़ें पहुंचाई जाए। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या आशय है। तो विकेंद्रीकरण वह व्यवस्था है जिसमें विभिन्न स्तरों पर सत्ता, अधिकार एवं शक्तियों का बंटवारा होता है, अर्थात केंद्र से लेकर गांव की इकाई तक सत्ता, शक्ति व संसाधनों का बंटवारा ही जो है विकेंद्रीकरण कहलाता है। साथ ही हर स्तर पर अपनी गतिविधियों के लिए वह जवाबदेह भी होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, कार्लोस स्मिथ और नॉर्मन तीनों में क्या समानता थी। बल्कि ये तीनों में भेदभाव केवल रंगों का था, लेकिन इन मतलब ये खुद श्वेत और कलर के थे, लेकिन इन तीनों की एक समानता थी कि ये नस्ल आधारित भेदभाव को खिलाफ थे, यानी कि ये जो है भेदभाव को, नस्ल आधारित भेदभाव को नहीं मानते थे। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, नवीनीकरणीय साधन तथा गैर नवीनीकरण संसाधन के उदाहरण आप बता, और उन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना इसलिए ज़रूरी रहेगा आपको, क्योंकि उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आपके फाइनल ईयर एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है। तो प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वह मुख्य कारक हो सकता है, यानी कि इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट सेक्शन खंड बी में। खंड बी में आपसे पूछा गया है, रेशम मार्ग से किस किस वस्तुओं का व्यापार होता था। तो इस मार्ग द्वारा ज़्यादातर रेशम का व्यापार होता था, जो चीन से दूसरे देशों को भेजा जाता था। रेशम के सिवाय चीनी, चाय और चीनी मिट्टी के बर्तन भी दूसरे देशों को भेजा जाता था। भारत रेशम मार्ग के जरिए गर्म मसाले, हाथी दांत, कपड़े, काली मिर्च और कीमती पत्थर भेजता था, और रोम, सोना, चांदी, शीशे की वस्तुएं, शराब और कालीन और गहने आदि भेजता था। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे भी, इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो इसको लिख सकते हैं। और आपका जब सोल्यूशन इंग्लिश और हिंदी मीडियम में जब मिलता है तो उन दोनों को पढ़ने से फ़ायदा ये होता है कि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया है, वियना की संधि के प्रमुख उद्देश्य बताने हैं। तो इसमें आप बता सकते हैं कि 1815 वियना संधि की कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य थे, जैसे कि एक, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों
दूसरा नेपोलियन युद्ध, और तीसरा जो है पवित्र रोम साम्राज्य के विघटन से उत्पन्न होने वाले साम्राज्यों का हल करना था। ठीक है, यह सम्मेलन यूरोप के सभी देशों के राजपूतों का एक सम्मेलन था। यह सम्मेलन इस सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया राजनेता मेटरनिख द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये आप लिख देंगे वियना संधि का जो मुख्य उद्देश्य क्या था। उसके बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो ये तो आपने काफ़ी बार पढ़ा है। जनरल जो है एडवर्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने जो है गोलियां चला करके निहत्थे शांत बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला था और हजारों लोगों को घायल कर दिया था। यदि किसी एक घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर सबसे अधिक प्रभाव डाला था तो ये घटना जो है आपकी जलियांवाला बाग की घटना को माना जाता है जघन्य हत्याकांड के रूप में। अब इसके बाद में आपका 7वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है एजेंडा 21 के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो एजेंडा 21 पहल का एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय सरकार को अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करना चाहिए। इसका उद्देश्य शुरू में 2000 तक वैश्विक सतत विकास प्राप्त करना था। एजेंडा 21 में 21 के साथ 21वीं सदी के मूल लक्ष्य का जिक्र था। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस वजह संकटग्रस्त जातियों पर एक टिप्पणी आपको बतानी है। तो हमारे देश में इस समय वन्य स्थानियों की लगभग 81 और वन्य पक्षियों की लगभग 30 और सरीसृपों और उभयचर की लगभग 15 और अकशेरुकियों की बहुत सी जातियां जो है संकटग्रस्त है, अर्थात विलुप्त होने की कगार पर है, यानी खत्म होने की कगार पर हैं। इन्हें संकटग्रस्त जातियां कहा जाता है। इनकी पूर्ण सूची भारतीय शासन द्वारा प्रसारित लाल आंकड़े रेड डेटा बुक नामक पुस्तक में दी गई है, जिसके बारे में आपके बुक में भी बताया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 9th नंबर, इसमें पूछा गया भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपको बताना है भारतीय कृषि पर। तो 1990 के बाद वैश्वीकरण का युग आया और भारतीय किसानों के सामने नई चुनौती खड़ी हुई जिसने आर्थिक परिवेश को ही बदल दिया। चाय, कपास, चावल, कॉफ़ी, जूट और मसाले मुख्य उत्पादक थे, परंतु फिर भी भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायकी की जाती है। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा गवर्नमेंट जो है कृषि पे बल कम देता है। और इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है। उसके बाद में 10वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो यहाँ पूछा गया आपसे बहुसंख्यवाद को बनाए रखने के लिए श्रीलंका सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए। तो उन्होंने कौन कौन से कदम उठाए, तो पॉइंट वाइज हम लिख सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर हम पॉइंट वाइज लिख देंगे कि आपका जो पहला कदम था इसमें था 1956 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र, जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंगली को एकमात्र राष्ट्रभाषा भाषा जो है घोषित कर दिया गया था। तो आपका कभी कभी MCQ बनता है कि श्रीलंका की राष्ट्रभाषा कौन सी है। उसके बाद में दूसरा जो है विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली और नए संविधान में प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण तथा बढ़ावा देगी और श्रीलंकाई तमिलों को नागरिकता से अलग रखा गया। ठीक है, इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे। अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे, संघीय शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो संघवाद सरकार का वह स्वरूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार और क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है। संघवाद संवैधानिक तौर पर शक्ति को साझा करता है क्योंकि इसमें स्वशासन तथा साझा शासन की व्यवस्था होती है। उसके बाद आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे, इसमें पूछा गया है सामाजिक विभाजन तथा राजनीति किस प्रकार अंत संबंधित हैं, व्याख्या आपको करनी है। तो इसमें आपको बता देना है सिंपली कि सामाजिक विभाजन राजनीति निम्न प्रकार से अंतर संबंधित है। तो यहाँ पर कैसे होगी, तो पहला हो जाएगा जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से बड़े और ऊपर हो जाते हैं। दूसरा, अमेरिका में श्वेत और अश्वेत के बीच का भारी अंतर सामाजिक विभाजन का मुख्य कारण है। उसके बाद में तीसरा, जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य सामाजिक अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाए तब ये प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद में राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का काम भी करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका इंग्लिश वर्जन आप चाहें तो लिख सकते हैं, इसका इंग्लिश वर्जन बाई मिस्टेक जो है रह गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे
विकास की धारणीयता से आप क्या समझते हैं? तो विकास का मतलब केवल वर्तमान को खुशहाल बनाना नहीं कि बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य भी बनाना है। धारणीयता का मतलब होता है ऐसे विकास करना जो आने वाले कई वर्षों तक सतत यानी लगातार चलता रहे। यह सब तभी संभव है जब हम संसाधन का दोहन करने की बजाय उनका विकासपूर्ण अर्थात विवेकपूर्ण इस्तेमाल करेंगे। तो इसका इंग्लिश वर्जन आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया सार्वजनिक क्षेत्रक तथा निजी क्षेत्रक में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करना है। तो आप सबसे पहले निजी क्षेत्रक के बारे में लिख देंगे। निजी क्षेत्रक में जो जो आती हैं वो चीज़ें आप लिखेंगे, उसके उदाहरण दे देंगे, जिसमें टिस्को, रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स और मोदी टायर्स, बजाज स्कूटर्स, बर्जर पेंट्स जो है, इस तरह से आपके इसके उदाहरण दे सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र जो होती हैं इसमें आपके अधिकांश जो है वो परिस्थितियों में सरकार का स्वामित्व रहता है इसमें, सार्वजनिक में, और निजी तो आपका प्राइवेट हो जाता है। इसके उदाहरण में आप लिख सकते हैं जैसे कि आपका पोस्ट ऑफिस है, आपका रेलवे है और CPWD है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो उनका उदाहरण आप इस तरह से लिखेंगे। इसी का इंग्लिश वर्जन जो है यहाँ पे आप पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का आप दे सकते हैं एग्जाम्पल। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में भारत में औपचारिक क्षेत्रक में साख के किन्हीं दो स्रोतों की व्याख्या करनी है। तो भारत में औपचारिक क्षेत्र जो क्षेत्रक के साख है उसमें दो आते हैं, एक वाणिज्य बैंक, एक सहकारी समितियां, और दोनों ही गरीबों की सहायता के लिए बनाई गई हैं। बैंक और सहकारिताएं सस्ते और किफ़ायती ऋण प्राप्त करने में लोगों की मदद करती हैं। इससे लोगों को फसलें उगाने, व्यापार करने, लघु उद्योग स्थापित करने, माल का व्यापार करने में मदद मिलेगी और अप्रत्यक्ष रूप से देश के विकास में भी मदद मिलेगी। उन्हें ऐसा करना चाहिए ताकि अपेक्षाकृत गरीब लोगों को ऋण और अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर ना रहना पड़े, जिन पर अनौपचारिक जो स्रोत होते हैं उसमें क्या होता है कि ब्याज की जो स्थिरता वो नहीं होती है, वो मन चाहा ब्याज किसानों से, गरीबों से वसूलते हैं। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया आपसे भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार पर अवरोधक लगाने के किन्हीं दो कारणों को लिखिए। तो इसमें आप दो कारण में पहला कारण लिख सकते हैं, देशों के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए अनिवार्य माना गया, और दूसरा 1950 से 1960 के दशक में उद्योगों का उदय हो रहा था। इस अवस्था में आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ने नहीं देती। ठीक है, तो पहले उद्योग को बढ़ना जरूरी था। तो इस तरह से आप दो पॉइंट में इसको क्लियर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ, यानी कि स भाग आ गया, खंड स। इसमें आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता की विशेषताएं आपको बतानी है। तो एक तो है जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर कानून के समक्ष सबको समानता का नियम लागू किया गया। दूसरा, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया। तीसरा, इसमें प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाना, सामंती प्रथा की समाप्ति, किसान को भू राजस्व और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति मिली। उसके बाद में आपका कारीगरों के श्रेणी संघों के विभिन्न नियंत्रण की समाप्ति, यातायात और संचार सुविधाओं में सुधार किया गया, और मानक मापतौल के मापने की नई मुद्राएं जो है चलाई गई, और वस्तुओं और पूंजी के राष्ट्रीय आवागमन में सहूलियत दी गई। तो इस तरह से इसका इंग्लिश वर्जन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। या तो इसके बाद में आप और ऑप्शन वाला भी कर सकते हैं, जिसमें जाल्बेराइन संघ की विशेषताएं आपको बतानी है, तो आप इनको लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। उसके बाद में आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, आपके अनुसार पानी के संरक्षण और प्रबंध में बांध किस प्रकार मदद करते हैं, या तो ये बताइए। और ऑप्शन में आपसे पूछा गया बाढ़ से बचाव के कोई 3 सुरक्षा उपाय आप बता सकते हैं। तो इसमें 3 में आप लिख सकते हैं। पहला, एक तो है अगर बाढ़ आने तक कुछ वक्त है तो पहला, बिजली का मेन स्विच बंद कर देंगे और पानी और गैस की लाइनें बंद कर देंगे। घर की कीमती वस्तुएं, कागजात अपने पास रखें या ऊपरी मंजिल पर ले जाएं, और अधिकारियों को जो है आप जो भी अधिकारियों की सूचना है रेडियो पर वो सुनते रहें। अगर बाढ़ आ चुका है तब बहते हुए पानी में पैदल ना चलें, ठीक है, और आधा फुट पानी में आप गिर के बह जा सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा है गिरे हुए बिजली के तार से बहुत सावधान रहें। अगर यह पानी में गिर जाए तो आप उस पानी में मतलब उस पानी में जो भी व्यक्ति हैं उनकी मौत का हो सकता है, मतलब इस तरह से लिख सकते हैं। और तीसरा है आसपास के वृद्धों, बच्चों और विकलांगों की मदद करें। और जब बाढ़ में आप फंस चुके हैं तब क्या करेंगे, तो ये भी आप बता सकते हैं। अगर आप बाढ़ में फंस चुके हैं तो ऊंची इलाकों में चढ़ने की कोशिश करें।
अगर आप घर में हैं तो ऊपरी मंजिल की छत पे चले जाएं, और अगर आप राहत कार्यों का इंतज़ार करेंगे तो आप ऐसी कोशिश करें कि आप सुरक्षित स्थान पर रहें और कहीं भागने की और तैरने की कोशिश ना करें। तो इस तरह से हम आपका ये जो है इस तरह से प्रिकॉशंस यूज़ कर सकते हैं फ्लड से बचने के लिए। तो ये आंसर आप देख सकते हैं फ्लड का, व्हेन फ्लड इज़ इमिनेंट, उसके बाद में ड्यूरिंग फ्लड और आफ्टर फ्लड, हम तीनों चीज़ों को डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक एक लाइन भी लिख सकते हैं, दो दो लाइन भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। आपके अनुसार सांप्रदायिकता कैसे एक चुनौती है? कोई 3 तर्क आपको देने हैं, या तो आप ये क्वेश्चन ऊपर वाला करें या फिर दूसरा आप कर सकते हैं, जातिगत असमानता दूर करने के लिए अपने 3 कोई भी सुझाव आपको समझाने हैं। तो यहाँ पर जो है असमानता दूर करने वाला हमने क्वेश्चन किया है, तो सामाजिक, शैक्षिक और औद्योगिक असमानता को दूर करना होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि गरीबों के कल्याणार्थ योजनाओं का विकास और रोजगार के अवसर में बढ़ावा या बढ़ोतरी सरकार द्वारा जो है लागू की जाए, ताकि गरीब कल्याण योजनाओं की लगातार मॉनिटरिंग की जाए और पारदर्शिता यानी कि जो कोई घोटाला गबन ना हो उसको ध्यान में रखा जाए, जिससे कि भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। असमानता दूर करने के लिए अंबेडकर के उपायों में राजनीतिक, कोऑपरेटिव और सेपरेट सेटलमेंट जैसे मतलब उन्होंने जो सोसाइटियाँ बनाई थी उस वो प्रमुख हैं। राजनीतिक प्रतिनिधित्व में डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि समाज के विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों का सरकार के विभिन्न अंगों में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस तरह से हम इसका इंग्लिश वर्जन भी दे सकते हैं आंसर, ठीक है। अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन है, आप कैसे कह सकते हैं कि मृदा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की ज़रूरत को ख़त्म कर देती है? मुद्रा है यहाँ पे, मुद्रा जो आवश्यकताओं को दोहरे संयोग को ख़त्म कर देती है। आप अपनी ओर से उदाहरण देके समझा सकते हैं। उसके अलावा आप लिख सकते हैं अपने तर्कों से सिद्ध कीजिए कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है आप इस तरह से बता सकते हैं कि स्वयं सहायता समूह निम्नलिखित कारणों से गरीब संगठनों को संगठित करने में गरीबों को जो है मदद करते हैं। तो यहाँ पे आप इस तरह से पूरा ग्रामीण गरीबों की ऋण संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए SCG यानी कि आपका जो है गरीब ग्रामीण समूह जो है सहायता समूह, वो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप इस तरह की लाइनें लिख सकते हैं। उसके बाद में स्वयं सहायता वाला है, इसके बाद में ये है और ये पॉइंट सारे लिख सकते हैं। इसके बाद में इसका इंग्लिश वर्जन जो है मैंने दे दिया है, आप उसको भी लिख सकते हैं। पहले आप इसको पढ़ लेना तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा यहाँ पर जो है ये वाला, ठीक है। तो इसका इंग्लिश वर्जन मैंने यहाँ पे दे दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब इसी के नीचे इसी का और पार्ट अगर आप करना मतलब जो था यहाँ पे दिया गया था, देखिए इसके ऊपर जो ये और पार्ट था इसको आपको करना था। तो कोई भी दोनों में से एक ही करना होगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई एक ही करे। दोनों करने पे आपको आंसर में जो एग्जामिनर नंबर देगा वो एक का ही देगा। तो आपको एक ही करना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। खंड द में आपकी बात करें तो यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन करना है। तो या तो आप अपनी मर्जी से करें या किसी से हेल्प लें। बहुत ही आसानी तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी के आंदोलन में जो जो योगदान थे, रोल था उनका, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप आराम से समझा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आसानी से पढ़ लेना, क्योंकि आप बार बार पढ़ चुके हैं। इसी के और पार्ट में है सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन करना है, या फिर आप जो है इसी का और पार्ट वाला जो मैंने अभी बताया आपको, गांधी जी का जो बताना है आपको राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान, इसको वर्णन करना था। तो दोनों में से कोई भी एक आप कर सकते हैं। तो मैंने ऊपर वाला कर दिया। अगर आप अथवा वाला करना चाहते हैं तो अथवा वाला जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी वर्णन कर सकते हैं। 22 नंबर जो क्वेश्चन है, नेपाल में लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन के विभिन्न चरणों को स्पष्ट करना है, या फिर ये नहीं करना चाहें तो आंदोलनकारी समूह क्या होते हैं, इसके प्रकारों के बारे में आपको बताना है। तो मैंने आंदोलनकारी समूह के बारे में यहाँ पे बताया है आपको। तो आंदोलनकारी समूह एक सीमित समय सीमा के भीतर या बहुत लंबे समय में एक व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। उन्हें आंदोलन समूह के रूप में जाना जाता है। जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, दांडी यात्रा, ये सारे जो आंदोलन हुए थे ना पहले, वो सारे के सारे आंदोलन समूह थे।
और आंदोलन समूह जो है आपके दो तरह के माने जाते हैं। विशिष्ट आपका जो होता है एक तो वो हो जाता है और एक सामान्य हो जाता है। तो उसके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया। आपको सब कुछ आसानी से समझाने की कोशिश की गई है और उदाहरण भी दिए हैं मैंने, तो इनको आप आराम से पढ़ लेना। शांति से पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं मैंने आपको मतलब जितने भी सॉल्यूशंस बनाए हैं इजी लैंग्वेज में बनाए हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो और आप लोग याद भी कर सकें। इसी का इंग्लिश वर्जन जो है आंदोलन समूह का यानी कि मूवमेंट ग्रुप्स का, इंग्लिश में जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये आंसर है। तो ये आंसर्स आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। पहले आप हिंदी में इसको समझ लेना, यहाँ पे जो हिंदी में मैंने सॉल्यूशन समझाया है, और इसके बाद में आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से याद हो जाएगा और गारंटी देता हूँ आप भूलोगे नहीं। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि अंतिम क्वेश्चन माना जाएगा इस पेपर का सॉल्यूशन का, जिसमें सिंपली क्या है, मैं यहाँ पे मानचित्र दिखा देता हूँ। इस मानचित्र में आपको करना क्या है कि रावत भाटा पूछा गया, तो देखिए रावत भाटा आपको सभी को पता होगा, ये राजस्थान में आ जाता है। ठीक है, इसीलिए अब आपका भुवनेश्वर या उड़ीसा में आप तलचर दिखा सकते हैं, कहीं भी मेंशन कर दोगे। आपको याद रखना होगा ग्राफ कहाँ बन रहा है। उसके बाद में नासिक आपको सभी को पता होगा, महाराष्ट्र या मुंबई के आसपास दिखा सकते हैं। और इसी तरह से आपका एक और जो पूछा गया नेवली, तो ये आपको दिखाना है तमिलनाडु में। तो ये तमिलनाडु सबसे नीचे की तरफ होता है, यहाँ पे आप दिखा दोगे। तो ये चार चीज़ें आपको भारत के मानचित्र में, खाली मानचित्र मिलेगा। ये तो भरा हुआ मानचित्र मैंने लिया है ताकि आप लोग कुछ और भी चीज़ें याद कर लें।